वाकई इस साड़ी में ये बहुत सुंदर लग रही है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर गुस्सा ऐसा लग रहा था कि माँ दुर्गा आ गई हो। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो ऐसा केस करूंगी तुम पे कि वर्दी उतर जाएगी तुम्हारी। अब निकलो यहाँ से। शीना का ये रूप देखकर निक बहुत डर गया था, फिर भी बड़ी हिम्मत करके धीमी आवाज में बोला, इट इज माई ड्यूटी मैडम, आपके सर किडनैपर हैं। पहले मर्डर और अब किडनैपर, ये क्या हो रहा है? किसको किडनैप किया है सर ने? इनकी गर्लफ्रेंड मैडम रीता जी, वो 1 वीक से गायब है और ना तो किसी ने उसे देखा है और ना ही किसी की उससे बात हुई। चार्ली के घर पर भी हमने पुलिस को भेजा है, वो घर की तलाशी ले रहे होंगे और नौकरों से पूछताछ भी। और इनकी बेस्ट फ्रेंड की लाश होटल रॉयल के पास जंगल में मिली है। जिया इनकी सबसे करीबी बताई जाती है। हमें शक है इन्होंने ही उसका मर्डर किया। घर पर तलाशी की बात से चार्ली डर गया और उसे फ्रीजर में रखी रीता की डेड बॉडी याद आ गई। ओह शिट, अब क्या होगा? अगर मैंडी ने बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया होगा फिर तो मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। क्या करूं, मैं ही कन्फेस कर दूं क्या? और जिया, इसका भी सब बता देता हूं कि उस दिन क्या हुआ था। पुलिस घर में तलाशी ले रही होगी और शायद उन्हें कोक राव का फोन भी मिल जाए मेरे बेड के नीचे से। ओह, फिर तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। शिट 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 शिट। चार्ली के चेहरे पर पसीना आ रहा था। चार्ली का चेहरा देखकर शीना समझ रही थी कि चार्ली परेशान है। शीना इशारे से चार्ली को बोली, शांत रहो, सब ठीक होगा। मैं क्यों रीता को किडनैप करूंगा? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, मेरे पास आई विटनेस है। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वरना मेरे कांस्टेबल तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए ले जाएंगे और तब बहुत मजा आएगा। आप कहीं नहीं जा रहे हैं सर, और इस जोकर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने केबिन में चलिए। शीना चार्ली का हाथ पकड़ के चार्ली को निक के सामने वहीं से ले गई। चार्ली सोच रहा था अब तक तो पुलिस को रीता की बॉडी मिल गई होगी। तभी डेस्क पे रखा फोन रिंग हुआ। शीना ने एक ही रिंग पे फोन पिक कर लिया और फोन पर बात करते हुए उसका चेहरा खिल उठा। शीना बाहर आकर मुस्कुराते हुए निक से बोली, ओ पुलिस वाले, तुम्हारे लिए फोन है, ये लो। कौन है? मैं किसी से बात नहीं कर रहा। क्रिमिनल को मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से फोन है, बोलो रख दूं कॉल। पुलिस कमिश्नर का नाम सुनकर डर के मारे निक का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे उस समय तो पुलिस कमिश्नर के फोन की तो बिल्कुल उम्मीद न थी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ओह गॉड, कमिश्नर सर का कॉल। लग रहा है आज ये फिर से बच जाएगा। अचानक पुलिस कमिश्नर का फोन आ जाना निक के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो कमिश्नर से बात नहीं करना चाहता था, पर फिर भी न चाहते हुए भी निक को फोन पर कमिश्नर से बात करनी पड़ी। फिर हारा सा हुआ चेहरा लेकर वो चार्ली से बोला, चार्ली, आज फिर तुम्हारे लिए लकी डे है, बच गए तुम। कमिश्नर सर को तुम्हारे लॉयर वसीम ने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रीता और परमजीत कल रात की फ्लाइट से मकाऊ चले गए। उन्होंने फ्लाइट रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। यू हैव रियली गुड लक चार्ली। बेशक निक ये बोल रहा था, पर उसकी हालत खिसियानी लोमड़ी जैसी अंगूर न मिले तो खट्टे हैं वाली थी। बास्टर्ड, फिर बच गया। और ये पिगी ऐसा कैसे कर सकता है? ओह, तो ये पिगी ही था जो पुलिस को रीता के मिसिंग होने के बारे में बता रहा था, और ये भी कि उसके मिस होने का कनेक्शन मुझसे है। जरूर बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ है। कहाँ खो गया चार्ली? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हम ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने भट्ट और जिया को कैसे मारा। एक बार राव और वो होटल रॉयल का मैनेजर मिल जाए, फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। थैंक यू भीम बसीन, कैसे तुमने एकदम लास्ट मोमेंट पे कमिश्नर से कॉल करके मुझे बचा लिया। पर उसे कैसे पता मैं यहां फंसा हूं? कहीं मैंडी मुझ पर नजर तो नहीं रख रही? और कोक के बारे में अभी इसे कुछ पता नहीं चला होगा। अगर मैंडी को इस गेम का एक्सपीरियंस है तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पकड़ा जाऊंगा। वही निक खिसिया कर वहां से चला गया। पुलिस के जाने के बाद शीना ने चार्ली को एक ड्रिंक बना कर दिया और फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद शीना ने बड़ी शांति से चार्ली से पूछा,
ये सब क्या चल रहा है चार्ली? चार्ली ने शीना को अपने पास बैठने के लिए कहा और फिर चार्ली ने शीना को सब कुछ बताया, रीता के एक्सीडेंट के बारे में, साथ ही मैंडी और शमशेर स्वामी के बारे में भी। और उन दोनों ने अब तक जो भी चार्ली के साथ किया वो सब कुछ चार्ली ने शीना को बता दिया। शीना को सब कुछ बताने के बाद चार्ली को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। बहुत दिनों से उसे कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ वो ये सब शेयर कर सके, और शीना उसके सपोर्ट में पूरे टाइम रही, बिना कोई क्वेश्चन किए। ये सब सुनने के बाद शीना चार्ली को हक कर बोली, आज तुम पूरा दिन सिर्फ रिलैक्स करोगे, स्पा जाओगे, वहाँ मसाज लोगे, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल। रात में मैं तुम्हारे लिए डिनर कुक करूंगी, वो भी मेरे घर पर। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे, हमेशा की तरह। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि तुम कहाँ रहती हो। ड्राइवर को पता है, वो तुम्हें ले आएगा। शीना, यू आर गोट, ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। चलो मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, डिनर के लिए शॉपिंग करनी है। क्या मैं तुम्हारी लंबोर्गिनी ले जाऊं? ओके, पर सिर्फ एक बार के लिए। ओके, तुम्हें पसंद नहीं कोई तुम्हारी कार यूज करे, मैं समझती हूँ। एनीवे, मैं अपने ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। लंबोर्गिनी मैं खुद ही ड्राइव करूंगी। ठीक है। ऑफिस से चार्ली स्पा चला गया और फिर वहां से फ्री होने के बाद शीना का ड्राइवर उसे शीना के घर ले आया। शीना गुड़गांव में रहती थी। उसका अपार्टमेंट 3 बेडरूम का था। वो बहुत ही सुंदर फ्लैट था, हाई ग्लास विंडोज जहां से पूरी सिटी क्लियरली दिखती थी। डेकोरेशन जापानीज थीम का था। वो दोनों डिनर करते हुए बहुत सी रैंडम चीजें जैसे आर्ट, फूड, ट्रैवलिंग, इन सब टॉपिक्स पर काफी लंबी बात करते रहे। मैं तो शीना को अब तक जानता ही नहीं था। शी इज अ डॉल। शीना के पास होकर चार्ली अपने पिछले दिनों की सारी टेंशन को भूल चुका था और उसे शीना के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली चार्ली शीना को हक करते हुए लिप किस करने के लिए आगे बढ़ा, पर शीना खुद को छुड़ाकर विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो भी चार्ली के करीब जाना चाह रही थी, पर जाने क्यों वो डर रही थी। चार्ली उठकर उसके पास चला गया और उसने पीछे से शीना की पतली सी कमर को पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। शीना उसे चाह के भी मना नहीं कर पा रही थी। फिर चार्ली धीरे धीरे उसके टॉप को कंधे से सरकाने लगा। चार्ली। चार्ली ने उसे तुरंत पलटकर अपनी तरफ किया। उनके बीच एक डीप लिप किस होने लगी। फिर कुछ पलों के बाद शीना ने बिना कुछ कहे चार्ली को कस कर हक कर लिया, और फिर कब दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए उन्हें खुद ही नहीं पता चला। मॉर्निंग में करीब 4-5 बजे के आसपास सडनली चार्ली का फोन वाइब्रेट होने लगा। चार्ली ने नींद में ही फोन उठाया। उसके हेलो बोलने पर सामने आवाज आई, मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आओ, और हाँ, अपनी लंबोर्गिनी लेकर आना। क्या फायदा तुम्हारे पास लंबोर्गिनी होने का जब मैं उसमें अब तक बैठ भी नहीं पाई। ये तो मैंडी की आवाज है। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी आओ और मुझे पिक करो। नींद खराब कर दी मैंडी ने। कहीं भी जाने का मन नहीं। जाने कितने दिन बाद सुकून की नींद आई। पर ये मैंडी, मुझे इसे लेने तो जाना ही पड़ेगा। कहां से आ रही हो तुम? मकाओ से? कुछ भी समझ लो। चार्ली फटाफट तैयार होकर मैंडी को पिक करने एयरपोर्ट पहुंच गया। मैंडी के कार में बैठते ही वो दोनों घर के लिए निकल गए। तो तुम मकाओ क्यों गई थी? यहाँ बहुत ठंड थी इसलिए। यू मीन तुम रीता बन के मकाओ गई थी? और पिगी? सब जानना इतना भी जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। पिगी कहाँ है? मकाओ में। और रियल पिगी? बस करो, कितने क्वेश्चंस पूछोगे? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर ले चलो पहले। मुझे रेस्ट करना है और अपनी नींद पूरी करनी है। घर? वो कहाँ है तुम्हारा? अमृता शेरगिल मार्ग पर। अब मैं वहीं रहती हूँ, तुम्हें तो पता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज चार्ली एक्साइटेड था। वो मन ही मन सोच रहा था, लग रहा है मैंडी अब परमानेंट मेरे पास ही रहेगी, तो शायद सेक्स के लिए भी रेडी हो जाए। ऐसा सोचना भी मत, फोकस ऑन ड्राइव। कैसे? इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? हमें बहुत काम करना है। तुम आज इवनिंग में अनाउंस करोगे कि मैं वापस आ गई हूँ और तुम मेरी फैशन लाइन लॉन्च करोगे।
तो तुम्हारी फैशन लाइन का मॉडल कौन होगा? शमशेर स्वामी? नॉट अ बैड आइडिया। स्वामी रैंप वॉक करते हुए, इट्स सो कूल। स्वामी तुम्हारे क्या लगते हैं मैंडी? ही इज माई लेपर्ड, जिसे मैं शूट नहीं कर सकती। वेट, तुम लेपर्ड्स के बारे में क्या जानती हो? मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, सारे सीक्रेट्स, सब कुछ। तुम्हें ये सब चाओ ने बताया ना? मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें कैसे पता चाव नहीं बताया है? तुम अब उस पे ट्रस्ट नहीं करते? अगर चाओ ने नहीं बताया तो और कौन है? मैं खुद ही सब पता लगा लेती हूँ। इसके बाद मैंडी चार्ली के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। जल्द ही दोनों घर पहुंच चुके थे। मैंडी चुपचाप कार से निकल के घर के अंदर चली गई और चार्ली भी उसके पीछे पीछे जाकर सोफे पर बैठ गया। जाओ, बियर लेकर आओ। थैंक यू, मेरा बेड लगा दो, मुझे सोना है। हाँ सर, मैंने आपका बेड गेस्ट रूम में लगा दिया है। ये सुनकर चार्ली को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तो मेरा बेडरूम भी मैंडी ने ले लिया है? यस सर। तो जाओ, उसे मेरे बेडरूम से निकालो। चार्ली के आदेश पर चाओ मैंडी को रूम से निकालने के लिए चला गया, पर कुछ ही देर बाद वो उल्टे पांव वापस आ गया। भगा दिया? नहीं सर, बेडरूम लॉक है। तो नॉक करो, दरवाजा तोड़ दो, जो करो जैसे भी करो, पर मुझे मेरा बेडरूम चाहिए। हेलो ब्यूटीफुल, लास्ट नाइट वाज। शट अप एंड लिसन। वो औरत तुम्हें कुत्ते की तरह नचा रही थी और तुम नाच भी रहे हो। अब क्या हुआ? तुमने fashionslut.com साइट चेक की? वहाँ दिखा रहा है कि मैंडी एक न्यू फैशन लाइन लॉन्च करने वाली है और तुम उसके लिए पे कर रहे हो। बताओ चार्ली, क्या ये सच है? हाँ, उसने मुझसे कहा तो है। और तुम कर भी रहे हो? शीना की इस बात पर चार्ली कुछ नहीं बोल पाया। ओके, तुम चुप हो, इसका मतलब तुम कर रहे हो। लेकिन अगर तुम उसके अकॉर्डिंग सब करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, फिर मुझे इन सब में मत इन्वॉल्व करना। ओह गॉड, शीना ही एक ऐसी लड़की बची थी जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता था और जो मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंडी ने इसे भी मुझसे दूर कर दिया। शीना ने फोन रख दिया। चार्ली का मन हुआ कि वो जाए और बेडरूम का डोर तोड़कर मैंडी को वहां से निकाले, बट सोफे पर बैठे हुए वो मानो फ्रीज हो गया। उसके हाथ पैर मानो जैसे काम ही ना कर रहे थे। क्या है ये सब? इस औरत ने मुझ पर कौन सा मैजिक किया है? क्यों मैं कुछ बोल और कर नहीं पा रहा? क्या होगा चार्ली का अगला कदम? मैंडी और क्या करने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। मैं सोफे से उठ क्यों नहीं पा रहा? चार्ली ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सोफे से उठ नहीं पाया और थक हार कर वो वहीं सो गया। दरअसल उसकी ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिली हुई थी जो कि मैंडी ने मिलाई थी। अगले दिन चार्ली का जब नशा उतरा तो वो फ्रेश होकर अपने ऑफिस निकल गया। वहां उसने देखा कि शीना अपनी डेस्क पर नहीं है। वहां सिर्फ शीना का असिस्टेंट चंप था। उसने चार्ली को देखकर उसे सल्यूट किया। चंप, शीना कहाँ है? पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं सुबह से मैडम को। आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो उस फैशन लाइन की वजह से, बट उस साइट पर जो भी लिखा है, प्लीज तुम उस पर ट्रस्ट मत करो। डियर, प्लीज कॉल मी बैक। चार्ली शीना को मैसेज कर रहा था कि तभी उसे अपने केबिन से मैंडी की आवाज आई। चार्ली, देखो मैंने क्या बनाया है, जल्दी अंदर आओ। दरअसल मैंडी स्केच कर रही होती है, जो कि उसकी फेवरेट हॉबी थी। मैंडी, ये यहाँ है? मुझे लगा ये अब तक मेरे बेडरूम में सो रही होगी। तुम आ गए, देखो ये स्केचेस मैंने बनाए। चार्ली मैंडी को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन उसके स्केचेस वाकई बहुत अच्छे थे, एकदम परफेक्ट। इसने ये सब कहां से सीखा? सो, कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं स्केचेस, ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है ना, तुम्हें शोज के लिए फैब्रिक, टेलर्स, शो लाइट्स, शो स्टॉपर्स, मॉडल्स, हेयर मेकअप आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स एटसेट्रा सबको फाइनलाइज करना होगा।
ओह बेब, ये मेरा फर्स्ट शो नहीं है, लेकिन मॉडल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देती हूँ। इससे ये सब कैसे आता है? मुझे तो बस थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे शीना मेरे शो ऑर्गेनाइज करती है, पर इसे कैसे? तो तुम पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने वाली हो? पार्टी देखते हैं, फैशन वीक को भी टाइम है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमें रोक नहीं सकती। हमें? ऑफ कोर्स। डार्लिंग, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं फैशन लाइन अकेले कैसे लॉन्च करती? हेल्प माय फुट। जैसे सालों पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था और इंडियंस से अपने काम करवाते थे, सेम इसी तरह इस मैंडी ने मुझे कैप्चर कर लिया है और धोखे से चोरी को ये फेवर का नाम दे रही है। बट ये कोई होटल नहीं, मेरी लाइफ है। ये यहां ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। आखिरकार चार्ली का गुस्सा फूट ही पड़ा। चार्ली ने मैंडी को झकझोरते हुए पूछा, क्या गेम है तुम्हारा और स्वामी का? तुम लोगों को मेरा घर, मेरा ऑफिस, प्रॉपर्टी सब कुछ चाहिए। आउच! मैंडी को दर्द हो रहा था। ये बात चार्ली समझ गया। उसने तुरंत चार्ली के शोल्डर से अपना हाथ हटा लिया। Thank you. By the way, Charlie, you are strong and I love strong men. बस, बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। मैं तुम्हें और स्वामी को जितने पैसे चाहिए उतने दे दूंगा। बस तुम यहां से जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाकर सेटल हो जाओ। वही अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। मैं बस इतना ही कर सकता हूं तुम्हारे लिए। और एक बात और, मैं तुम्हारी फैशन लाइन नहीं लॉन्च करूंगा। आई एम सॉरी मैंडी, इट्स ओवर नाउ। अब मेरी लाइफ, ऑफिस, घर सबसे निकल जाओ तुम। ऐसे बात ना करो चार्ली, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? रियली? अच्छा ये बताओ, तुमने रीता के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। वो एक एक्सीडेंट था और ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई, ना कि मैंने कुछ किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब रीता की बॉडी पुलिस को मिलेगी तो पहला क्वेश्चन वो यही पूछेंगे कि तुमने उसकी बॉडी को क्यों छिपा के रखा था। तुमने उसकी बॉडी कहीं छुपा दी और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मुझे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे घर में पुलिस को बहुत से सबूत मिलेंगे। तुम्हारी कबर्ड, कारपेट और रीता की बॉडी सब वही है। कारपेट तो बेसमेंट में है, उसे ठिकाने लगाना होगा, और फिर कपबोर्ड को भी। बट रीता की बॉडी, वो कहाँ है? तुम जो सोच रहे हो मुझे पता है। जितना तुम पुलिस से दूर रहना चाहते हो उतना मैं भी दूर रहना चाहती हूँ। अब चलो, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब मेरा फैशन लाइन लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। इसने मुझे फिर हरा दिया। मेरी प्रॉपर्टी, घर, ऑफिस, पैसे सब पर कब्जा कर रखा है और अब ये मुझे माफ भी कर रही है। चार्ली, पार्टी में तुम आ जाना, अच्छा लगेगा और माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा तुम्हारा इन सब से। और तुम जिसको भी चाहो इनवाइट कर सकते हो, बट पार्टी तो मेरी ही होगी। फिर मैंडी ने ड्रॉअर ओपन किया और उसमें से चेक बुक और बिल्स निकाले। प्लीज साइन दिस। ये सब फैशन शो के बिल्स हैं, मॉडल्स, केटरर्स, फैब्रिक्स वगैरह के। चार्ली मजबूर था, उसने बिना कुछ कहे साइन कर दिया। उस समय चार्ली खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मेरी इस हालत के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे रीता की बॉडी डिस्पोज करने के लिए चाव पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंडी ने ड्रॉवर से एक पिंक एनवेलप्स का बंडल निकाला और उसमें से एक एनवेलप चार्ली को दिया। उस एनवेलप पर एम लोगो बना हुआ था। चार्ली एनवेलप ओपन कर उसमें से एक कार्ड निकाल के पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, शमशेर स्वामी कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू मैंडीज मिराज। मैंडीज मिराज? ये मेरा इंट्रो है, नाइस ना? तो तुम्हारा शो होगा कहाँ? तुम्हारे फ्रंट गार्डन में। मैंने सब सोच लिया कि कैसे करना है सारा कुछ। ओके, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अपना शो ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे फंड ले लिया, मेरे घर पर कब्जा कर लिया, ऑफिस पर कर लिया। अब और क्या चाहिए? तुम बस पार्टी से दूर रहना। पुलिस अभी भी भट्ट और जिया के किलर को ढूंढ रही है और निक ने तो डिसाइड कर लिया है कि तुम ही मर्डरर हो। अब सोचो, अगर रीता की बॉडी मिली तो क्या होगा?
सो तुम आफ्टर पार्टी में आ जाना, लेकिन अपना हक बिल्कुल नहीं जताना। रही बात निक की, तो निक वहां कुछ नहीं करेगा। निक शर्मा भी पार्टी में आएगा? हाँ, और कमिश्नर भी। ये लो इनविटेशन कार्ड, और अब जाओ यहाँ से। मुझे बहुत काम है, ये मेरा ऑफिस है, मैं और कहाँ जाऊं? जहां भी तुम्हारा मन करे। एक काम करो, तुम सिल्वर क्लाउड चले जाओ, मुझे बहुत काम है, बातों में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। शीना को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी मेरे ऑफिस में आए। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ हो। वो ये सब देखने अब यहाँ नहीं आएगी। मैंने उसे जॉब से फायर कर दिया है। What? यस, वो हमारे रास्ते में आ रही थी, इसलिए उसका काम अब यहाँ से खत्म। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। मुझे पता था शीना भी यही कहेगी, इसलिए मैंने उसको तुम्हारा साइन किया हुआ लेटर दिखाया। कौन सा लेटर? वो ही जिससे मुझे तुम्हारे ऑफिस की पूरी अथॉरिटी मिली। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी लेटर नहीं लिखा है। You bitch, it's forgery। और मेरे लॉयर्स भी कोर्ट में यही कहेंगे। देखो चार्ली, शीना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। She makes you weak। और तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती हो। नहीं, बट एटलीस्ट तुम मेरे साथ हैप्पी हो। हैप्पी? हो रियली? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी जैम में फंसी हुई मक्खी हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम हैप्पी हो। और अब मुझे कोर्ट ले जाने के ख्याल अपने माइंड से निकाल दो, वरना कभी भी सारे सबूत सामने आ सकते हैं। कार्पेट, फोन, तो तुम बस इन सब से दूर रहो और सिल्वर क्लाउड में जाकर रिलैक्स करो। चार्ली को मैंडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने शीना को फायर कर दिया, वो भी बिना उससे पूछे। फिर मैंडी ने पेन से एक पेपर पर कुछ लिखकर चार्ली को पकड़ा दिया। अरे, ये तो वो फोन नंबर के अगले 2 डिजिट्स हैं। यस, अभी के लिए इतना ही, पर प्रॉमिस यू, फैशन शो के पहले तुम्हें सारे डिजिट्स मिल जाएंगे। अभी तुम सिल्वर क्लाउड जाओ, मैं बहुत जल्द तुमसे वहीं मिलूंगी। सिल्वर क्लाउड पहुंचकर चार्ली ने डिसाइड किया कि वो हंटिंग लॉज में सोएगा, क्योंकि वो वहां नहीं सोना चाहता था जहां लास्ट टाइम वो मैंडी के साथ था। इसीलिए वो हंटिंग लॉज में ही सो गया। पर बुरा सपना आने की वजह से चार्ली नींद से उठ बैठा। क्या हो गया है मुझे? मैं नींद में भी परेशान हूं। आज कैसे मैं इस कंडीशन में आ गया, पता नहीं। अब और क्या होगा? सबसे ज्यादा टेंशन तो रीता की है। पता नहीं कब और कहां से रीता की बॉडी सामने आ जाएगी और मैं जेल पहुंच जाऊंगा। और अगर कहीं पुलिस को वो होटल का मैनेजर मिल गया, फिर तो फांसी पक्की। और ये मैंडी कौन है? शमशेर इसका कौन लगता है? आखिर ये लोग अब क्या चाहते हैं मुझसे? कभी मदद करते हैं, कभी ब्लैकमेल करते हैं। ओह गॉड, मैं क्या करूं? सडनली चार्ली को अपने लंदन वाले साइकियाट्रिस्ट की बात याद आई। डू समथिंग एल्स, फाइंड समथिंग दैट मैटर्स टू यू। यस, मुझे समझ आ गया कि इस टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। यस, सबसे पहले मुझे मेरी फैमिली को ढूंढना है। मुझे अपनी मासी का पता लगाना होगा, पर हो सकता है कि वो अब जिंदा ही ना हो, या मैं उन्हें ढूंढ ही ना पाऊं। लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूं। अब बस वो ही है जो मुझे इन लोगों से बचा सकती है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा ये प्रॉपर्टी, पैसे मैंडी और स्वामी ले जाएं। ये सब आंटी का है और उन्हें ही मिलना चाहिए। और इसके लिए मुझे सबसे पहले एक डिटेक्टिव को हायर करना पड़ेगा। आई थिंक BMW बैनर्जी बेस्ट रहेंगे इस काम के लिए। क्या चार्ली अपनी मासी को ढूंढकर मैंडी के चंगुल से बच पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। चार्ली ने BMW बैनर्जी के साथ बात कर मीटिंग फिक्स की। बैनर्जी सिर्फ BMW कार्स ही चलाता था, इसलिए लोग उसे BMW के नाम से ही बुलाने लगे। पर फोन कट करने के बाद उसे ध्यान आया कि मैंडी उस पर नजर रख रही है। ओह शिट, ये मैंडी। ओह, क्या मैं अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता? कुक, गार्डनर, ड्राइवर सब उसके साथ मिले हुए हैं। अगर मैंने घर पर मीटिंग की तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए BMW का फार्म हाउस ही ठीक रहेगा और वहां भी मुझे उससे अकेले मिलने जाना होगा। चार्ली ने दोबारा BMW से बात कर उसके फार्म हाउस में मीटिंग फिक्स की और खुद ही कार ड्राइव करके उससे मिलने निकल गया।
पर ट्रैफिक की वजह से वो आधा घंटा देर से पहुंचा। बैनर्जी एक बहुत ही सक्सेसफुल डिटेक्टिव था। सर, मुझे अपनी आंटी का पता लगाना है। पता नहीं कहां है वो। शायद अब तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी बदल दी होगी, पर मुझे भरोसा है आप उन्हें ढूंढ लेंगे। आपका काम हो जाएगा, बट इस काम के लिए मेरी फीस 5 लाख रुपए है। नो इश्यूज, आपको आपकी पूरी फीस मिल जाएगी। ओके, डन। अगले ही मॉर्निंग चार्ली को एक मेल आया जिसमें एक नेम और एड्रेस लिखा हुआ था। नेम रुद्र प्रताप, एड्रेस तिहाड़ जेल। और मेल में यह भी लिखा हुआ था कि रुद्र पहले सेठ रेसिडेंस में एज अ गार्डनर काम करता था। रुद्र उसी टाइम अरेस्ट हुआ जिस टाइम चार्ली की आंटी गायब हुई। यह पढ़कर चार्ली सोचने लगा, आंटी कब गायब हुई? ये जरूर चाव को पता होगा, पर अब मैं चाव से भी कुछ नहीं पूछ सकता, वरना वो ये सब मैंडी को बता देगा। बैनर्जी ने अपने सोर्सेस के थ्रू रुद्र से कांटेक्ट किया, लेकिन जब रुद्र को यह पता चला कि उसे चार्ली की आंटी के बारे में बात करनी है, तो उसने मिलने से मना कर दिया। लेकिन वो ईमेल बहुत काम का था। उसमें यह भी मेंशन था कि रुद्र बस्तर का रहने वाला था और वहां की पुलिस उसे ढूंढ रही थी क्योंकि उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था जिसने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। रुद्र प्रताप कोई आम गांव वाला नहीं, वो बस्तर के लोगों का राजा था। रुद्र पुलिस से भागकर शहर आ गया, जहां चार्ली के नाना जी ने उसको अपने घर पर पहले से काम कर रहे गार्डनर की सिफारिश पर उसे भी गार्डनर के काम पर रख लिया। इस तरह सेठ रेसिडेंस में रुद्र की जॉब आसान हो गई। चार्ली इतनी डिटेल रिपोर्ट पढ़ के बैनर्जी के काम से बहुत इंप्रेस हुआ। राजेश मलिक तिहाड़ जेल का हेड था। चार्ली उससे एक बार पुलिस कमिश्नर की पार्टी में मिल चुका था। राजेश मलिक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर था। उसके आने के बाद जेल के सारे कैदियों की हालत खराब थी। मुझे राजेश मलिक से ही बात करनी चाहिए, जरूर उनसे कुछ मदद मिलेगी। अगले दिन सुबह ही चार्ली राजेश मलिक से मिलने तिहाड़ जेल पहुंच गया। क्या किया है उसने और तुम्हें उससे काम क्या है? क्या ही बताऊं आपको, ये सब एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मुझे ही अभी तक पूरा सच नहीं पता। वैसे रुद्र 20 साल से इस जेल में है। पर क्यों? रिकॉर्ड्स में लिखा है कि उसने किसी लैंड ऑनर को मार दिया जो कि गांव की लड़कियों का रेप करता था। लेकिन मुझे लगता है कि रुद्र को फंसाया गया है क्योंकि उस टाइम पर पॉलिटिशियंस गांव वालों की जमीन छीन लेते थे और फिर उन्हें ऐसे ही फंसाकर जेल भेज देते थे। रुद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा शायद, पर ये उस टाइम पर किसी अमीर आदमी के घर में गार्डनर बनकर छुपा हुआ रहा। आपको कैसे बताऊं सर, उस समय रुद्र मेरे ही घर में गार्डनर बनकर छुपा हुआ था। मैं रुद्र से मिलना चाहता हूं सर। राजेश मलिक ने चार्ली को एक गार्ड के साथ रुद्र से मिलने भेज दिया। गार्ड चार्ली को एक पेंटिंग रूम में ले गया जहां रुद्र अकेला था। वो अपोजिट साइड में फेस करके नोट पैड पर कुछ ड्रॉ करने में बिजी था। ए रुद्र, तुमसे कोई मिलना है? सर आप मिल लीजिए, मैं आधे घंटे में आता हूं। मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगे। क्या मतलब? तुम बिल्कुल उसी तरह दिखते हो। किसकी तरह? तुम किसकी बात कर रहे हो? इसकी तरह। ये पेंटिंग तो मैंडी की है। ये पेंटिंग मेरी वाइफ की है। ये सुनकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रुद्र और चार्ली की आंटी का अफेयर था। उनकी एक बेबी हुई। वो बेबी और कोई नहीं, मैंडी ही थी। ये सब कुछ उसे रुद्र ने बताया। ये सब चार्ली के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ओह, तो शायद इसीलिए ही मैंडी मुझे जानी पहचानी सी लगती थी। मैं जब तुम्हारी आंटी के घर में काम करने लगा तो एक दिन अचानक पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। उस टाइम तुम्हारी आंटी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई। मेरे जेल जाने के बाद तुम्हारी आंटी ने अपने पापा को सब बताया कि वो मुझसे प्यार करती है और मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। प्रेगनेंसी की बात सुन के तुम्हारे नाना जी को बहुत बड़ा झटका लगा। ये उनकी शान के खिलाफ था। उनकी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर से जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि किसी भी तरह मुझे डरा धमका कर इस शहर से भगा दे और मैं दोबारा इस शहर में वापस नहीं आना चाहिए। पुलिस ने जब मेरे रिकॉर्ड्स चेक किए तो
उनके लिए ये काम और इजी हो गया, क्योंकि बस्तर की पुलिस तो पहले से मुझे ढूंढ रही थी। मैं वहां से भागकर ही दिल्ली आया था। इस तरह पुलिस ने मुझे किसी ओनर के मर्डर केस में जेल के अंदर डाल दिया। इसके बारे में मैंने कभी सुना तक नहीं। तुम्हारी आंटी मुझसे जेल में मिलने कभी कभी आया करती। तभी उन्होंने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया और यह भी बताया था कि वो बेबी को अबॉर्ट नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था इस बात से, पर तुम्हारी आंटी बहुत तेज थी। शायद वो तुम्हारे नाना जी को परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी। वो मुझसे जेल में अक्सर मिलने आया करती थी। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद उनका आना बंद हो गया। मुझे उसकी और उसके बच्चे की टेंशन होने लगी। फिर 4 महीने बाद एक दिन अचानक वो मुझसे मिलने आई, और इस बार वो अकेले नहीं आई, बल्कि एक बच्ची को अपने साथ लेकर आई। वो बच्ची मंदिरा थी। वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं हुई होगी जब तुम्हारी आंटी उसे मेरे पास लाई। बहुत प्यारी बच्ची थी। मैं उसे